हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट सेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सारे सेशन रहेंगे, इसमें हम एमपीपीएससी के लिए हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशिएंट इंडिया के लिए मेडिवल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री की, और साथ में एमपी की हिस्ट्री कवर करेंगे इस पूरे सारे सेशन में। और ये मेरा पहला सेशन रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमन वर्मा है। मैंने यूजी करी है बीएससी मैथ से, और मैं करेंटली परस्यू कर रहा हूँ पीजी इन हिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम जीओजी यूनिवर्सिटी। और मैंने 2 टाइम एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिया है एंड मैंने एक टाइम मेंस के लिए अपियर हुआ था। और मैंने एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्ज़ाम तो दोनों टाइम क्वालिफाई किया था, पर मेरा इंटरेस्ट एडटेक एजुकेशन में था। तो इस चक्कर में मैंने अपना प्रिपरेशन में पहले ही ड्रॉप कर दी थी। तो फिर मेरा 1.5 साल का एमपीपीएससी का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और 2 साल का मेरा 6 to 10 मैंने ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपन इस सेशन को कैसे मतलब इन सारे सेशन को कैसे पढ़ेंगे। इस सेशन में आपको जनरल में ओवरव्यू दे दूँगा कि हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हम कैसे रखेंगे, कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। तो वो आज मैं आपको बता दूंगा। और एक जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले इस बार की हम जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उस उसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2023 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, अब 21 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिस्ट्री का वेटेज कितना था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 10-12 क्वेश्चन आए थे। मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है उसके 12 के लगभग 12 क्वेश्चन आए थे, जो इजी और मॉडरेट के बीच में नहीं थे। और ये जो 12 क्वेश्चन का वो है फिगर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिलेक्शन में। इन 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपका हिस्ट्री कवर है, और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री कवर कोई कभी नहीं कर सकते, हिस्ट्री बहुत ही आसान, अगर टाइमलाइन के थ्रू आप पढ़ोगे कि प्रॉपर हिस्ट्री में सबसे जो गलत कंसेप्ट परसेप्शन बना है लोगों का कि डेट्स याद करनी पड़ती हैं, राजाओं के नाम याद करने पड़ते हैं, अगर आपको एक टाइमलाइन क्लियर है दिमाग में और 2-4 जो कंसेप्चुअल चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको इस सेशन में बहुत आसानी से सिखाऊंगा, वो आपकी क्लियर है, तो आप आसानी से हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10-12 क्वेश्चन तो इस साल आए थे, मगर ये जो फिगर है कभी 10 से कम गया नहीं है। बस एक बार 7 क्वेश्चन आए थे, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन तो हर साल रहते हैं। अब और जो मध्य प्रदेश का स्पेशल सेक्शन जो है, जिससे 21 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन तो हिस्ट्री की ही रहते हैं, बस वो एमपी से रिलेटेड रहती है। मगर आप देखिए कि 17 से 19 जो क्वेश्चन हैं वो अकेले हिस्ट्री कवर कर लेती है। मतलब 17 तो मिनिमम क्वेश्चन हैं जो हर साल हिस्ट्री में आते ही हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। और खैर जीएस पेपर 1 जो मीन्स का है वो तो पूरा हिस्ट्री है, उसको भी कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है, कैसे आप आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे आप आसानी से मार्क्स ले सकते हो किसी भी आंसर में, कितना भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम इसमें देखेंगे। और एंड के जो 3-4 सेशन रहेंगे, जब अपना सिलेबस हो जाएगा, वो अपन आंसर राइटिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। और प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तो हम 20 स्लाइड्स में टॉपिक वाइज में देख लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो कंटेंट है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, उसको मैं बता दूं कि आपको मैं जनरल ओवरव्यू दूंगा हिस्ट्री का, कि कैसे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, हिस्ट्री क्या है, कि टाइमलाइन हिस्ट्री की कैसे अंडरस्टैंड करनी है। ये आज के टॉपिक से रिलेटेड टाइमलाइन रहेगी, हर टॉपिक की अलग टाइमलाइन रहती है, और एक जनरल टाइमलाइन तो मैं आपको बताऊंगा ही। फिर आज का जो मेन टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया हिस्ट्री होता क्या है। अब ये लैंग्वेज पढ़ोगे आप, ये जो बुकिश मैंने डेफिनेशन केवल स्लाइड्स में डालनी थी इसलिए डाली है मैंने, कि हिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ पीपल, एक्शंस, डिसीजन, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर्स। मतलब इंसानी के एक्शन, मतलब उसका व्यवहार, उसके जो डिसीजन है, उसके जो वो हैं, कैसे वो बात कर रहा है दूसरे लोगों से, उसके जो बिहेवियर हैं उस पर डिपेंड करती है। इट इज़ ऑल्सो compiling a subject because it encapsulates the themes which expose the human condition in all of its guises and resonate throughout the time.
जब कभी पावर में कभी रहा होगा, कभी नहीं रहा होगा, उसकी कमज़ोरी, उसकी ताकतवर, उसकी जो उसके साथ जो उसकी व्यथा थी, जो ट्रेजेडी थी, ट्रिम्फ थी, वो जो भी बीती, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। अब सीधी भाषा में बोलो तो हिस्ट्री यार वो जीवन की फिल्मी कहानी है जिसमें ना तो कोई बॉलीवुड की तरह गाने हैं, ना ही नाच नचूना है, ना हीरो हीरोइन है। हीरो हीरोइन हैं मगर ना वो सब हम नहीं पढ़ेंगे, मगर बॉलीवुड की फिल्मी कहानी है वो, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटाइज करके, बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरी हुई वो बॉलीवुड फिल्म है। तो इसको हम हिस्ट्री का फंडा देखो ये है कि याद पास्ट को समझो, प्रेजेंट में एंजॉय करो और फ्यूचर की चिंता मत करो। तो हम पास्ट को पहले समझेंगे, फिर जो पॉलिटी और जोग्राफ़ी है उसमें हम प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और फिर फ्यूचर में साइंस एंड टेक में उसकी चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा लगभग कवर हो ही जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिया जो है इससे हिस्ट्री बनी है, मतलब यहाँ से इस टर्म से हिस्टोरिया बना है। अब ये देखो एरिस्टोटल कितने बाद में आया है, ठीक है, और हम हिस्ट्री कब से, हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, फिर भी हम बोलते हैं एरिस्टोटल ने हिस्ट्री कॉइन टर्म किया। हालांकि वो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे कि डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम सेंट्रिक पढ़ेंगे। डिबेट के लिए हम आखिरी के सेशन रखेंगे जब इंटरेक्शन करेंगे हम आपस में, ठीक है। और हेरोडोटस जो थे वो हैं हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वो हम आगे आने वाले सेशन में सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हुई, बाकी ना डेफिनेशन कभी पूछी जाती है ना पूछी है, तो हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करना ही है, इसलिए मैं व्हाट इज़ हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो जो भी ये डेफिनेशन है एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी, तो आप ये एक बार डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। फिर हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताई कि हिस्ट्री तो हो गई, ठीक है, ये हिस्ट्री चीज़ है। अब जो इंडियन हिस्ट्री है जो हम पढ़ेंगे एंशियंट से लेके मॉडर्न तक, तो वो उसकी टाइमलाइन कैसी जाती है। जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चला कि हिस्ट्री का सबसे अर्लीस्ट हम मानेंगे कि डायनासोर्स था, जो फैक्चुअल था, मतलब फैक्चुअल चीज़ों की बात कर रहे हैं अपन, वो उन सब चीज़ पे नहीं जाएंगे अपन, रिलीजियस चीज़ों पे नहीं जाएंगे, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से हैं, आर्कियोलॉजिकल की जो डायनासोर्स थे उनके जो हमको वो मिले थे स्केलेटन्स, तो वो हिस्ट्री का अपन ओरिजिन मानते हैं। मगर जो ह्यूमन हिस्ट्री का ओरिजिन मानते हैं वो हम मानते हैं स्टोन एज, कि स्टोन एज से हमको पता चलने लगा था कि स्टोन एज के टाइम से लोग रह रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी पर। तो ओरिजिन से लेके अपनी जितनी हिस्ट्री रही है गुप्ता एम्पायर के एंड तक, ठीक है, तो वो अपनी एंशियंट इंडिया में आती है। इसमें अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, जितने वेद पुराण वाली जो वो मतलब वो रहा है, वैदिक एरा रहा है, जैनिज्म बुद्धिज़्म वाला रहा है, वो सब हम एंशियंट इंडिया में देखेंगे। फिर जितने भी स्लेव डायनेस्टी हुई, जितने भी इन्वेडर्स वाली हिस्ट्री हुई, वो सब हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे। फिर मेडिवल इंडिया के बाद फ्रीडम स्ट्रगल से तो आप खुद ही समझ जाओगे कि जितना भी अपना 1600 से लेके प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मतलब प्रेजेंट क्या 1947 तक मोस्टली, तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री रही। पोस्ट मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि वो मेन पॉलिटी में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस डिसीजन और अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट रहती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि हिस्ट्री सबसे इंटरलिंक्ड रहती है, कि जो अब आप पूछोगे कैसे, कि जोग्राफी से कैसे रिलेटेड है, जोग्राफी से रिलेटेड है कि जितने भी रॉक्स पढ़ते हो, रॉक्स की हिस्ट्री भी यहीं से आती है, स्टोन एज से, कि मीसोलिथिक एज, पुराने कितने रॉक्स हैं, सबकी एजेस से ही उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पॉलिटी तो आप मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, लगभग पॉलिटी का शुरू के 3 चैप्टर्स जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं वो पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। और जितने भी ये चीज़ें हुई हैं, अपने सत्याग्रह हुआ है, जितने भी क्विट मूवमेंट वगैरह, दोनों इंटरलिंक्ड ही चलते हैं, मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी, ठीक है। फिर अपने आते हैं इंडियन हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसमें सारे जितने भी अपने डांस हुए, आर्ट हुए, पेंटिंग्स वगैरह, तो आर्ट एंड कल्चर से तो समझ ही जाओगी क्या है। फिर ये हुआ है कि लास्ट ईयर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पोर्शन था, किसमें, मेंस में, जीएस मेंस में, वो ड्रॉप कर दिया गया है।
MPPSC से। तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ हुई ये है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन था वो हटा भी गए MPPSC से, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। मगर बाद के जो 1-2 सेशन बचेंगे उसमें हम कवर करेंगे, ताकि आपका अगर UPSC देने का हो तो UPSC का आप प्रीलिम्स निकालो। जो ये सेशन रहेगा उसमें आप UPSC का प्रीलिम्स, MPPSC का प्रीलिम्स और मेंस दोनों आराम से कर लेंगे। जो मेरी स्लाइड्स रहेंगी और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो भी आपको बताऊँगा, उससे आपका प्रीलिम्स और मेंस आसानी से निकल जाएगा। पूरा अपन टॉपिक सेंट्रिक रहेंगे, मगर टॉपिक सेंट्रिक रहने के साथ आपको आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। और नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आपकी कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी हिस्ट्री की, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं एंशिएंट इंडिया पे। ठीक है, ये बात है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब आपसे सोर्सेज का मतलब क्या होता है? सोर्सेज का मतलब ये होता है कि मैं आपसे बोलूँ कि आप अपना बर्थ होने का मेरे को प्रूफ दो, तो आप मुझे क्या प्रूफ दोगे? आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका सोर्स है कि जिससे आप प्रूव कर सको कि मैं पैदा हुआ था इस डेट को, इस साल में। ठीक है, आपका कोई खिलौना है पुराना, वो आपका एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स टाइप का हुआ कि इसके थ्रू मैं बचपन में खेला था, उसकी फ़ोटो होगी आपके पास। ठीक है, मैं तो जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हिस्ट्री से पढ़ते कैसे, कि आप बताओगे कैसे कि कोई ना कहीं तो कुछ लिखा होगा, तब जाके आपके बारे में पता चलेगा। तो जो भी लिखा गया है या फिर जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे हम सोर्सेज बोलते हैं। अब बिना सोर्स के मैं बोल दूँ कि अब जैसे कि हम बोलते भी हैं कि राम जी थे, राम जी ने राम सेतु बनाया था, क्योंकि राम सेतु है इसलिए हम बोलते हैं राम सेतु राम जी का सोर्स है, कि उससे हमें रामायण की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सोर्स रहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर जो रामायण लिखी गई उस टाइप का जो सोर्स है, वो सब हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि वो लिखी गई थी, वो थी इतनी पुरानी, इसलिए हमें रामायण की हिस्ट्री रामायण से पता चलती है। और रामायण का आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या हुआ? राम सेतु हुआ, या रावण की लंका हुई, वो जो भी। ठीक है, इस टाइप का हिस्ट्री का सोर्स रहता है। तो अपन अब बात करते हैं टॉपिक सेंट्रिक होके कि इंडिया हैज़ रिच कल्चर हेरिटेज, हिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन द पास्ट। ठीक है, अब सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन अपनी थी, ये तो इसकी कोई दोहराया नहीं है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो वेल डेवलप्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड। उसमें मतलब आप क्या कमी निकालेंगे, क्योंकि वुमेन को इक्वल वो बोलता था वेटेज। ठीक है, और फिर अपना वहाँ का टाउन प्लानिंग देख लीजिए आप, जो वहाँ पे वो था कि राजा महाराजाओं वाला जो भी था वहाँ पे सिस्टम, और जो भी वो कल्चर हेरिटेज था वहाँ का, सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो इसलिए अपन फिर जनरली हिस्ट्री को, सोर्सेज जो हिस्ट्री है उसको 3 सोर्सेज में बांटा गया है। कि एक लिटरेरी सोर्सेज, जो मैंने पहले ही बता दिया, कि जो भी टेक्सचुअल चीज़ें थी, कि जैसे कि जो भी अपने वेद हुए। ठीक है, और वो अपने उस टाइम पे क्या बोलते हैं, इंडस वैली के टाइम पे जो पिक्टोग्राफिक वो थे, क्या बोलते हैं, एविडेंस जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए कि वो किस लैंग्वेज पे थे, उन पे क्या लिखा गया है। ठीक है, और फिर अपने जैनिज़्म बुद्धिज़्म वाले टेक्स्ट हुए, अर्थशास्त्र हुआ, पतंजलि का वो हुआ, ये सारे लिटरेचर सोर्सेज है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वगैरह अपने मतलब होते हैं जितने भी कॉइन्स वगैरह, वो सब अपन जब पढ़ेंगे आगे। और फिर आते हैं फॉरेन हिस्टोरियन। जैसे कि अब मान लो कि मैं आपके दोस्त से, एक पुराने दोस्त से मिला, उसने आपके बारे में मुझे कुछ बताया। ठीक है, तो जो मुझे पता चला आपके बारे में वो फॉरेन सोर्स हुआ मेरे लिए। ठीक है, ऐसी इंडिया के बारे में मानो कोई तिब्बत से आया, जैसे ही फाइयान आए थे। ठीक है, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा और फिर वो वापस गए, तो वहाँ के लोगों को इंडिया के बारे में पता चला हमारे लिए कि वो फॉरेन लिटरेचर हुआ ना, वो कि फॉरेनर ने वहाँ जाके हम इंडिया के बारे में बताया। तो जो फॉरेन हिस्टोरियंस थे, इसलिए लोगों को जो भी पता चला इंडिया के बारे में, वो फॉरेन हिस्टोरियंस के थ्रू पता चला। अब जो एक सबसे पहले टाइमलाइन को बोला जाता है कि हिस्ट्री में साल कैसे चलते हैं, जैसे कि अब ये मानो कि ये जो जीसस क्राइस्ट हुए थे, ये सारे जो भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग
आज का जो साल चल रहा है उनके अकॉर्डिंग अभी 2023 चल रहा है, मई का 2023 का महीना है, ठीक है। और तो ये कैसे देखा जाता था, जब उनके लिए क्राइस्ट हुए, उनके लिए जीवन तब से चालू हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जीवन बनाया, ठीक, या फिर कि अल्लाह ने जीवन बनाया, पृथ्वी बनाई, जो भी बोलें अपन। तो उनके अकॉर्डिंग हम अभी चलते हैं कि जो एज ऑफ जीसस क्राइस्ट थी, जब उनका जन्म हुआ, तब से हम पहला साल मानते हैं। और उसके जितनी पहले की हिस्ट्री रही है वो सारी बीसी में बोली जाती है, बिफोर क्राइस्ट। और जितनी उन जब वो जीसस क्राइस्ट थे उसे अपन कॉमन एरा बोलते थे। और या फिर एडी बोलते हैं, आफ्टर डेथ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बाद के जितने भी साल थे उन उसे अपन एडी बोलते हैं, आफ्टर डेथ। और जब वो थे तो कॉमन एरा। तो मैंने आपको ऐसे पहले बता दी कि अपना ऑरिजिन जब से हमको पता चलता है कि हिस्ट्री कब से है, तो उसे हम स्टोन एज से लगभग मानते हैं कि स्टोन एज से होता है। अब सबसे पहला जैसे कि मैंने बताया था कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे आज अपन। तो सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अपन पढ़ेंगे कॉइन्स। जो कॉइन्स की को पढ़ने को जैसे कॉइन्स की स्टडी बोलते हैं, और उसे हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स होता है मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। आप कॉइन्स बोलेंगे कि सिक्के का इम्पोर्टेंस क्या है, मगर सिक्के का जो इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। अब मानो कि जैसे कि कोई एक राजा है, उसके यहाँ कॉपर कॉइन बनते हैं और एक राजा के गोल्ड कॉइन बनते हैं। तो पावरफुल राजा कौन हुआ? गोल्ड कॉइन वाला हुआ ना, क्योंकि उसके पास वेल्थ है कि वो गोल्ड अफोर्ड कर सकता है और उसके कॉइन छपवा सकता है। तो पावर ऑफ जो वो है अपना, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ वो किंग है, वो पता चलती है। फिर मानो जो अपने ट्रेडिंग होती थी पहले के ज़माने में, जब कॉइन्स चलना चालू हुए थे, मुद्राएं चालू हुई थी, तब जैसे कि जो मेसोपोटामियन की कॉइन्स हैं यहाँ पे मिले, इंडियन कॉइन्स वहाँ पे मिले। तो इससे अपन को चलता है कि अपना ट्रेडिंग वो संबंध था, ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद कोई कॉइन के पीछे हिस्ट्री है कि ये मानो कि ये डॉलर साइन वाला, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि इसके पीछे क्या हिस्ट्री की, जो साइन बनाया है ये इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कि ये साइन के पीछे या फिर इस पर जो कुछ भी लिखा होगा कि ये इतने साल पुराना कॉइन है, इस पर ये हुआ था, इसकी मोहर, जैसे अशोक ने अपने कॉइन्स पे अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत छपवाई थी। तो हर कॉइन का अलग अलग महत्व रहता है। और फिर एक टाइप से आप ये भी देख सकते हो, मानो ये इंडिया है, ठीक है। अरे सॉरी इसके लिए। ये इंडिया है, यहाँ पे एक कॉइन है, मानो अशोक का कॉइन है, ठीक है। वो इस नॉर्थ साइड में चल रहा है। और फिर यही कॉइन कोई यहाँ पे ट्रैवलर जाए फॉरेन से आके, ये फिर साउथ में चलाए, और ये कॉइन अगर यहाँ पे चल रहा है तो इस राजा के वर्चस्व के बारे में पता चलता है कि इस राजा का वर्चस्व कितना था, कि पूरी इंडिया में उसका कॉइन चल रहा है, या फिर कहीं और देश में जाके उसका कॉइन चल रहा है तो उस राजा की ताकत के बारे में पता चलता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा वो सोर्स माना जाता है कि इससे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ कि इंडियन एंशिएंट कॉइन्स सच एज दोस इशूड बाय कुशान्स, इंडो ग्रीक्स एंड गुप्ता एम्पायर्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेड रूट्स, पॉलिटिकल अथॉरिटी इन एंशिएंट इंडिया। जैसे कि मैंने जो बताया कि ट्रेड रूट्स, जो ट्रेडिंग मेसोपोटामिया और इंडिया में होती थी, या फिर इंडोनेशिया और इंडिया में जब कहीं पे भी हो, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल अथॉरिटी की, किस राजा की मोहर लगी है, कहाँ पे चल रहा है कॉइन, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में अपन को भी पता चल रहा है इसके बारे में। फिर जैसे कि हिस्ट्री में तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मिक्स अलॉय ये बाद में चालू हुआ था, ये मेडिवल इंडिया के टाइम पे चालू हुआ था मिक्स्ड अलॉय वाला। बाकी पहले कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन का काफ़ी चलन था। फिर आते हैं अपन इंस्क्रिप्शन पे, कि जैसे पहला अपन ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ लिया कॉइन्स, अब आते हैं अपन इंस्क्रिप्शन पे। इंस्क्रिप्शन मतलब वो ही होता है कि अपने वो
आपकी वो है, मान लो क्या बोलते हैं, नेम प्लेट, जो आपके घर के बाहर कोटा स्टोन या फिर किसी भी स्टोन पे गुदी हुई लिखवाते ना लोग, तो वो होती है इंस्क्रिप्शन। वो नाम इंस्क्रिप्शन नहीं होता, बस वो जो होती है, जैसे कि ये आदमी कर रहा है ना, पत्थर पे कूद रहा है। उस समय क्योंकि कॉपी किताब तो थी नहीं, ना गूगल डॉक्यूमेंट था, ना कुछ था, तो पहले के लोग केवल स्टोन्स पे या फिर कॉपर प्लेट्स हो जैसे ये है, इन सब चीज़ पे लिखते थे। तो ये इनका इम्पोर्टेंस ये है कि ये राजा के अकॉर्डिंग या फिर कोई कॉमन आदमी अपने अकॉर्डिंग लिखता है। मोस्टली राजा ही जो भी अपनी स्टोरी है, या फिर कोई सा उसने युद्ध जीता हो, या फिर कोई सा उसने दान दिया हो, उसके बारे में लगाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, ये आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, कि जो भी उन्होंने कुर्सी दान करी है, कुर्सी पे सीमेंटेड कुर्सी बनवाई है पार्क पे, खुद से डोनेशन देखे तो अपना वो नाम लिखवा देते हैं। ऐसे अगर मान लो कोई राजा ने कहीं डोनेशन दिया है किसी भी जगह पे, रिलीजियस जगह पे, या फिर किसी भी लोगों को ग्रांट दिया है, पैसे दिए हैं, तो वो अपना पिलर छपा देते थे। जैसे कि अशोक था, अशोक ने अपने जो स्तंभ बनवाए थे उस पर अपनी पूरी स्टोरी बताई थी कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैं कन्वर्ट हुआ जब बुद्धिज़्म में, तब ऐसा चेंजेस आए मुझ में, तो आपको भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस टाइप से जो भी उसने अपनी स्टोरी बताई। अपनी स्टोरी बताने के लिए, अपनी गौरव गाथा के लिए, अपनी कमी के लिए, अपना जो भी अपने डोनेशन के लिए जो भी वो करे, तो वो अपने इंस्क्रिप्शन पे पहले, ताकि वो हज़ारों साल तक चलता रहे, इसलिए इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री बताने के लिए। तो जैसे कि इंस्क्रिप्शन इन एंशिएंट इंडिया वर रिटन ऑन वेरियस मीडियम सच एज स्टोन, पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स एंड कॉइन्स। कॉइन्स का मैंने आपको पहले बता दिया है। दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग आ रॉयल डिक्रीज। जैसे कि जो भी अपने रॉयल पहले की फैमिलीज़ रही होंगी, उनकी हिस्ट्री कैसी रही। जैसे कि अपन वो जाते हैं ना, कि पोथी जब खड़वाते हैं, जब अपन हरिद्वार वगैरह जाते हैं, तो अपने जो पहले के लोग रहे उसमें ऐड करते करवाते जाते हैं। ऐसे ही जो पहले के टाइम पे इंस्क्रिप्शन पे ये सब किया जाता था। फिर रिलीजियस डोनेशन, जो मैंने आपको बताया कि किसी किसी समूह को लैंड दे दिया उन्होंने रहने के लिए। फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, जैसे कि उसने कोई मानो कलिंग, जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, उसने कलिंग युद्ध के बारे में इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया, तो वो हो गया हिस्टोरिकल इवेंट एक टाइप का। तो जो इंस्क्रिप्शन था वो है संस्कृत में, मगर जो संस्कृत एंड प्राकृत में, पर जो स्क्रिप्ट यूज़ करी उन्होंने ब्राह्मण वेरिएशन। अब आप बोलोगे कि स्क्रिप्ट का और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि डिफरेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। कि जैसे कि मैंने ये लिखा है क्या, ठीक है, क्या ये इसे लिखते हैं अपन, क्या अपन ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं उससे पूछे कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज क्या शब्द किस लैंग्वेज का है, हिंदी, ठीक है। और मैंने लिखी किस लैंग्वेज में है, अब ये मत बोलना व्हाट्सअप लैंग्वेज, व्हाट्सअप लैंग्वेज नहीं है ये, तो ये है इंग्लिश, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज हिंदी हुई, स्क्रिप्ट इंग्लिश हुई। ऐसे ही अगर अपन हिंदी में कोई शब्द लिखेंगे, जो जैसे कंप्यूटर अगर हिंदी में लिखा हो, तो कंप्यूटर शब्द है इंग्लिश का, मगर लिखा गया है तो इसकी स्क्रिप्ट हुई हिंदी, ठीक है। दे प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट इनटू पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री स्ट्रक्चर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो मैंने आपको बताया कि अपने रिलीजियस जो भी बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी पॉलिटिकल उसने कुछ अचीव किया, जैसे कि अर्थशास्त्र के बारे में अशोक ने बताया होगा, या फिर किसी ने भी कुछ बताया होगा किसी के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। रॉयल इंस्क्रिप्शंस हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग डायनेस्टी, वाइल लैंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस डॉक्यूमेंट द एलोकेशन ऑफ लैंड प्रिविलेजेस। तो वही जो ऊपर वाली लाइन है, लगभग वही लाइन है कि इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज दैट कॉम्प्लीमेंट द टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अरे एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से लिटरेरी सोर्स ही हुआ, मगर लिटरेचर सोर्स ये होता है जो लिखा गया हो किसी कागज़ या पत्ते वत्ते पे, उस टाइप से माना जाता है। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है क्योंकि ये हमेशा प्रिजर्व रहता है,
और एक तरह से फाइंडिंग टाइप की है ना, कि एक कोई हार्ड मेटल टाइप का है, ये हार्ड स्टोन टाइप का है। तो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस थे वो स्टोन्स, कॉपर प्लेट्स और मॉन्यूमेंट्स जो पिलर्स वगैरह थे उन पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया कि इंस्क्रिप्शन से अपन को कैसे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है वो पता चल गया है। अब अपन आते हैं आर्टिफैक्ट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स। आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले आता है पॉटरी। पॉटरी जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक जो भी एक्सकवेशन चल रहा है, अगर उसमें पॉटरीज निकल रही हैं, मटके हुए, सॉरी, जो पॉटरीज वगैरह हैं वो सब प्रिजर्व रहती हैं, कि उससे उसकी कार्बन डेटिंग से, उसके लुक से, उसमें कौन सी कलर की सैंड यूज़ हुई, वो कैसी है, उसको बर्न किया गया है या नहीं किया गया। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी ब्रिक्स यूज होती थी वो बर्नड ब्रिक्स रहती थी। उस टाइप का जो रहता है, जितनी भी चीज़ें रहती हैं कार्बोनेटेड टाइप की, तो पॉटरी से टाइम पीरियड का उस टाइप के जो उस टाइम का जो आर्ट और कल्चर था कि किस टाइप की चीज़ें यूज़ होती थी, पॉटरी से पता चलती है। पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स बनाते थे, खासकर जो एमपी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमपी का भीमबेटका पेंटिंग्स, वो जो स्टोन एज के टाइम की रॉक कट पेंटिंग्स हैं। ठीक है, उनका आप हमेशा कलर याद रखना कि किस कलर से लिखी गई थी, उनका जो भी ग्राफिक जो भी चीज़ें थी वो सब याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जितनी भी पेंटिंग्स हुई, या फिर जो अजंता एलोरा की गुफा में है ये चीज़ें, वो सारी जो पेंटिंग्स हैं जिसके थ्रू हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, किसी राजा की हिस्ट्री हुई, किसी जगह की हिस्ट्री हुई, रिलीजियस हिस्ट्री हुई, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्केलेटन सिस्टम में। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्केलेटन सिस्टम से, एक तो उसकी आजकल तो कार्बन डेटिंग से या फिर जो नई टेक्नोलॉजी है वैसे तो अपन उसका पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि किस टाइप का इंसान दिखता होगा, किस टाइप से रहा होगा। और फिर उसके बाद स्केलेटन के साथ में इंडस वैली के टाइम पे बहुत सारे अपने जो उसके एनिमल्स रहे होंगे या फिर जो भी उसकी ज्वेलरी रहती थी उसके साथ अपनाते थे। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में, उससे टाइम पीरियड, उस टाइम का आर्ट एंड कल्चर पता चलता है। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि अगर डायनासोर, ये डाइट अपन को डायनासोर की कोई स्केलेटन मिले नहीं होते, जुरासिक पार्क में रिलीज़ हो गई होती है, तो अपन तो यही बोलते ना, ये भाई तो उल्टी सीधी बातें, कभी ऐसे जीव रहे नहीं होंगे। मगर अब उनको पता कैसे चला कि ये कभी रहे होंगे, क्योंकि उनकी स्केलेटन्स मिले थे। तो स्केलेटन्स जो हैं, एप्स के स्केलेटन हुए, डायनासोर के हुए, किसी भी आदमी के हुए, उससे उसका क्या उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी, क्या कल्चर चल रहा था, उसके बारे में पता चलता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं लिटरेचर सोर्सेस पे, कि लिटरेचर सोर्सेज या लिटरेरी सोर्सेज। आज की डेट के सबसे कंट्रोवर्शियल जो चीज़ है वो है लिटरेरी सोर्सेज। आपने अभी 2-4 महीने पहले काफ़ी चर्चाओं में भी था कि एनसीईआरटी का सिलेबस, 2-4 महीने नहीं, काफ़ी टाइम से चला रहा है कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स चेंज होनी चाहिए है। अब ऐसा क्यों है कि सब बोलते हैं कि हिस्ट्री गलत है। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरी हिस्ट्री 110% सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैन्युपुलेशन हर किसी का रहता है, कि अगर कोई हल्का सा भी किसी भी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है तो वो चीज़ उसकी राइटिंग में पता चल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं बीजेपी या कांग्रेस किसी से भी इन्फ्लुएंस हूँ तो मेरी राइटिंग में या तो कभी बीजेपी को फेवर मिलेगा या तो कभी कांग्रेस को मिलेगा। इस टाइप से हमेशा से चला रहा है। जैसे कि अब कोई राजा है, मैं राजा हूँ, तो मैं मेरे जो कोर्ट पोएट है उससे ये थोड़ी लिख पाऊँगा कि अब जो मेरा लिख रहा है हिस्ट्री, या फिर मैं खुद लिख रहा हूँ, जो भी मेरा बेटा लिख रहा है, उससे ये थोड़ी बोलूँगा कि तुम मेरी बुराई लिखो, मेरी कमियाँ लिखो, कि जो मैंने अन्याय किए वो लिखो। ऐसा नहीं होता ना, कि जो भी हिस्ट्री में लिखा जाता है वो मैन्युपुलेटेड वे से ही लिखा गया है मैक्सिमम टाइम। अब हर चीज़ को मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ चीज़ों को बोल रहा हूँ, क्योंकि लिटरेचर सोर्स ऐसा है कि वो खुद से लिखा गया है तो मैन्युपुलेशन हो जाता है। तो इस पर हम डीप डिस्कशन नहीं कर रहे कौन सही है कौन गलत है। हमने आपको जनरल बता दी कि इस पे इसके कारण इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। अब आते हैं डोमेस्टिक एंड लोकल सोर्सेज पे। डोमेस्टिक और लोकल सोर्सेज यही होता है कि जैसे कि मान लो कोई राजा है, उसने अपने बेटे से बोल दिया है, अपनी
रानी से बोल दिया, या फिर अपने कोई कोर्ट पोएट हैं जैसे उनका पृथ्वीराज चौहान का चंद्रबरदाई जी थे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जैसे चंद्रबरदाई जी के बेटे ने सारी गाथा लिखी थी। इस टाइप के जो लोग रहते हैं कि जो लोकल लेवल पे लिख रहे हैं, जैसे कि कोई और लिख रहा है, जैसे कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इस टाइप की चीज़ें जो रहती हैं, जो लोकल लोग लिखते हैं, जैसे कि या तो उसके फैमिली वाले, या फिर उसकी प्रजा में, या फिर कोई और, बस उस जगह का ही हो। जैसे इंडिया का राजा है तो इंडिया के किसी लोग ने लिखा हो, तो सारा लोकल सोर्सेज में आता है। जिसमें जैसे कि किंग्स खुद ही, फिर कोटियर, फिर कोई पोएट हो, या फिर लोकल पीपल। फिर जैसे कि फॉरेनर्स, फॉरेन सोर्सेज में आते हैं। अब जैसे कि मैं किसी आपके दोस्त से मिला, उसने आपके बारे में बताया, उसके फिर आपके बारे में मैंने कुछ लिखा, तो मैं एक टाइप का फॉरेन सोर्सेज हो गया आपके लिए, कि मैं फॉरेन ट्रैवलर था, कि आपकी तरफ आया मैं, आप वहाँ पे सब मैंने देखा, आपके बारे में पूछा, फिर मैंने लिखा, तो मैं एक टाइप का फॉरेन ट्रैवलर हूँ, मैंने आपके बारे में बाहर जाकर लिख लिया। जैसे कि फायन हुए, हुएनसांग हुए, जितने भी ये फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर का रिलीजियस सेंटीमेंट क्या है, वहाँ पे कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, या जो भी चीज़ें जो वो लिखना चाहें वो लिखते थे। फिर आते इन्वेडर्स, जितने भी, जैसे ये मीर कासिम आए, अहमद शाह अब्दाली आए, मोहम्मद गौरी आए, जितने भी इन्वेडर्स हैं वो यहाँ के जो भी फाइटर्स रहे, या फिर जो भी उन्होंने लूटा, या फिर जो भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, उसके बारे में गौरव गांधी अपने देश में जाके करते थे। तो उस देश में और अपने अपने लोगों को उनकी राइटिंग्स मिलती थी। तो हमारे लिए वो फॉरेन सोर्सेज हुए दोनों ही, ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स। भले ही जो ट्रैवलर्स हैं वो पॉजिटिव लिखे, मगर मैक्सिमम टाइम जो इन्वेडर्स हैं वो नेगेटिव लिखते थे कि वहाँ के लोग बेकार हैं, ये हैं वो हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों में स्लैश लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही हैं। ट्रैवलर्स अलग चीज़ होती है, इन्वेडर्स तो खैर आप खुद ही समझते हैं कि इन्वेडर्स क्या होते हैं। फिर आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर दो तरह के थे, एक रिलीजियस और एक सेक्युलर। ठीक है, अब रिलीजियस में 3 डिवीज़न था, एक जैनिज़्म, हिंदुज़म, या फिर वैदिक लिटरेचर बात कर लीजिए आप। हिंदू इसलिए लिखा है क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आता है बुद्धिज़्म। ठीक है, अब ऐसा नहीं था, ये रिलीजियस से मतलब सेकुलर से अलग रखा गया कि ये किसी की बुराई कर रहा हूँ, आपस में लड़ रहा हूँ कि मैं महान हूँ, मैं सॉरी। तो इसलिए इसको सेकुलर मतलब रिलीजियस लिखे गए, क्योंकि इसमें अकेले जैनिज्म की बातें थी, इसमें रिलीजियस बातें हैं कि आप आध्यात्मिक, एक ये तरह से मतलब ये आध्यात्मिक बातें थी, और एक ये जनरल जो जीवन व्यापन होता है ये उसकी बातें थी। जब इससे ऊपर उठते हैं तब आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। तो जितनी भी जैनिज्म में, हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में बातें थी, उस टाइम में आध्यात्मिक बातें थी। इन्हें रिलीजियस या आध्यात्मिक जितने भी लिटरेचर है वो बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा फोर्सफुल नहीं था कि आप हमारे में कन्वर्ट होइए, हमारे में वो होइए। ये सारी आध्यात्मिक लिटरेचर उस टाइम पे चले आ रहे थे, जब शुरुआती हुई थी। फिर आते हैं सेक्युलर। तो जैसे कि जैनिज्म में, इससे हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है कि जो जैनिज्म में जितने भी, किस राजा ने चालू किया, फिर किस राजा ने फॉलो किया, किस राजा ने कितने लैंड ग्रांट दिए, कितने मॉनेस्ट्री बनवाई, किसने कितना डोनेशन दिया, कौन कन्वर्ट हुआ, ये सारा जैनिज्म, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म तीनों से पता चलता है कि। तो फिर उस राजा की जो रिलीजियस सेंटीमेंट थे, उस राजा का कल्चर, उस राजा का उस टाइम पे जो चला आ रहा था, उसके बारे में पता चलता है। तो अकेले इनसे ये नहीं कि आध्यात्मिक बातें हैं, इनसे अपन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में हुआ था कि, और फर्स्ट कहाँ हुई थी, सेकंड कहाँ हुई थी, थर्ड कहाँ हुई थी। फिर ये सुतपिटाक और विनयपिटाक जो डिवीज़न हुआ वो क्या था। फिर हिंदुज़म में का जो चीज़ें चली आ रही थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वाली, वो सब। तो वो सब से जो हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है वो सब हम पढ़ेंगे, उसमें अपन डीप नॉलेज देखेंगे कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सब अपने मतलब की बात नहीं है। फिर आते हैं सेक्युलर टेक्स्ट।
सेक्युलर टेक्स्ट में सबसे पहले आती है बायोग्राफी। बायोग्राफी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बायोग्राफी है क्या, कि खुद की आत्मकथा किसी राजा ने लिखी या लिखवाई गई हूँ। फिर आते हैं साइंटिफिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। अब साइंटिफिक टेक्स्ट जैसे कि अपने वो हो गए, पतंजलि का हो गया, या फिर जो अपने आर्यभट्ट का जो भी उन्होंने राइटिंग्स हुई, या फिर जो भी साइंटिफिक अपने काम हुए जितने भी, चाहे वो औषधि से रिलेटेड हो, चाहे भूगोल से रिलेटेड हो, जो अपने उन्होंने जंतर मंतर बना, ठीक है, ये सब जितने भी साइंटिफिक लिटरेचर है, जैसे किस टाइम पे अपन ने क्या बता दिया था, वो साइंटिफिक सारी चीज़ें वो सब अपने साइंटिफिक में आती हैं, जो मतलब बिल्कुल किसी किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होगी, किसी को कुछ बता रहा हो, किसी को कुछ बता रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जैसे कि अपना नीति शास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, कि कैसे अपन को राज करना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि क्या अपन को क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जितनी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट में आती हैं। तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट तो अपन को खुद ही पता है कि सेक्युलर होना चाहिए, किसी के प्रति अपन को वो नहीं करना है कि भेदभाव कि ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, ये कोई कम है। तो सेक्युलर में इसलिए साइंटिफिक, तो खैर साइंटिफिक चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्युलर होना ज़रूरी है। फिर एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ रिलीजियस का, ये हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, इसकी वैदिक टेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब अपना इंडस वैली वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं वैदिक टेक्स्ट में। वैदिक टेक्स्ट में दो डिवीज़न है, एक श्रुति का, एक स्मृति का। तो श्रुति में है अपना डिवीज़न 4 का, जो वेद है, वेद के ही ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जो ब्राह्मणा है, जो उस टाइम पे ब्राह्मण वर्ण था, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वेद की, उन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग लिखा, ये नहीं कि वो खुद को महान बता रहे थे, जो उन्होंने खुद की अकॉर्डिंग समझ के, कि अब जैसे कि रामायण से सब अलग अलग बातें समझते हैं, तो जो ब्राह्मण समझते हैं वेद से, उन्होंने उसे अपनी तरह लिखा, उसे बोला ब्राह्मण। ऐसे इस टाइम पे जो उस टाइम पे जो ट्राइबल पीपल थे, विलेज में रहते थे, ठीक है, उन्होंने जो समझा वेद से कि उनके अकॉर्डिंग वेद में क्या है, उनके अकॉर्डिंग वेद क्या है, तो वो उन्होंने उसको बोला अरंग्यास, ठीक है। फिर आप कहीं गांव देहाड़ में जाते हो तो वहाँ पे एक पंचायत लगी होती है, पंचायत मतलब लोग बैठे रहते हैं, उसमें से कोई एक सबसे एजेड या फिर कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा वाला रहता है, कि वो जो रामायण पढ़ के या फिर जो भी वो ग्रंथ बोले वो पढ़ के उनको अपनी उनकी लोकल भाषा में समझाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं उपनिषद, की जो लोकल लोगों ने वेद से समझ के अपने हिसाब से लिखा, उसे उपनिषद बोला गया। फिर आते हैं स्मृति। श्रुति की बात आती है कि स्मृति लिटरेचर, तो इस स्मृति लिटरेचर में ये सारे वेदांगा, ये भी एक टाइप का वेद का ही सब डिवीज़न है। फिर पुराण में सारे अपने जो शिव पुराण हुए, या फिर गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट टाइप के थे वो। फिर एपिक्स में महाभारत और रामायण वगैरह। फिर धर्मशास्त्र में ही जो भी अपन को धर्म का पालन चाहिए, कि धर्मशास्त्र में सारे जितने भी रोल्स थे, कि एक राजा का क्या रोल होता है, एक मंत्री का क्या रोल होता है, क्या उसका धर्म होता है, कि उसको क्या पालन करना चाहिए क्या नहीं, और जितने भी डिसीजन मेकिंग काम थे वो सारे, जैसे कि एक कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक राजा की नीति क्या रहेगी उसमें, कि एक टाइप का ये मान लो कि धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, ताकि आपको धर्मशास्त्र की एक राजा का धर्म के बारे में पता चले, नीति शास्त्र में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चले, एक टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन था कंबाइन करके। फिर आते हैं अपन बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जो कॉनोनिकल था वो, ठीक है, जो इंडिया में था पहले, जो जब फर्स्ट थर्ड सेकेंड या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जब कॉलोनिकल इंडिया में था, तो जो हीनयान और महायान जिस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था बुद्धिज़्म, बुद्ध जी के जाने के बाद, तो जो उनका टेक्स्ट था वो या तो तृप्तिका उसमें रहता था या फिर पाली लैंग्वेज में रहता था, हीनयान वाला, और जो महायान वाला था वो संस्कृत, माध्यमिक या योगाचार, ठीक है, इन तीन में डिवाइडेड था
इन तीन में डिवाइड था महायान वाला, जैसे कि कॉलोनिकल वाला तृप्तिका, पाली। ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज़्म पे आएंगे। अभी तो जनरल आइडिया ले लो। फिर नॉन कॉलोनिकल में था पाली, सोल्यूशन हिस्ट्री, तिब्बतन हिस्ट्री, किंग्स हिस्ट्री, कि जो भी किंग्स थे, जैसे कि अशोक सबसे बड़ा बुद्धिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट किंग माना गया था उस टाइम का, किंग्स हिस्ट्री के बारे में, तो वो सब हम तब पढ़ेंगे। फिर आते हैं जैनिज़्म पे। तो जैनिज़्म का जो था वो अंगा, उपनया, प्राकरण, चेतुस्त्रा, मरुस्त्रा, ये सब जैनिज़्म के टाइम पे हम पढ़ेंगे। तो ये सब जैन टेक्स्ट है, जिससे हमें हिस्ट्री का अपन को थोड़ा बहुत आइडिया पता चलता है कि हिस्ट्री हमारी रही कैसी है। फिर हम आते हैं फॉरेन लिटरेचर पे, कि जो फॉरेनर्स, जैसे मैंने बताया था कि फॉरेन सोर्सेज भी रहते हैं। तो फॉरेन में सबसे पहले ग्रीक आए थे, कि ग्रीक जो सिलेबस था वो फर्स्ट ग्रीक राइटर था इंडिया के लिए। उसी टाइम उसके बाद आया था हेरोडोटस मिलेटस, फिर हेरोडोटस जो मैंने बताया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। फिर कैटिस्टी था, फिर ग्रेट फिजिशियन था जो जिसने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा था पतंजलि से। फिर मेगास्थनीज था जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीक राइटर था। इसको हम पढ़ेंगे जब ये आएंगे राजा के टाइम पे। फिर रोमन में प्लिनी, क्यूरेटिव्स, टोलेमी, ये काफ़ी अच्छे वो थे जियोग्राफर और साइंटिस्ट। फिर जस्टिन था। फिर अरब राइटर में आए थे अल्बरूनी, इब्न तूता। ये इन दो का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इनको भी अपन मेडिवल के टाइम पे और अर्ली मेडिवल के टाइम पे हम इनको पढ़ेंगे। फिर अब्दुल रज़ाक हुए, ठीक है। ये सारे सोर्सेज थे, जितनी भी ये राइटिंग्स हैं, चाहे रिलीजियस राइटिंग हुई चाहे फॉरेन लिटरेचर हुआ, ये तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको सब बता दूँ कि ये तब आया था, ये तब आया था, तो नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि टाइमलाइन, हिस्ट्री और टाइमलाइन बहुत ज़रूरी होती है हिस्ट्री में फॉलो करना। अगर मैंने आपको ये बताया कि मेघस्थली इस राजा के टाइम पे आए थे, जैसे कि हुएनसांग थे, वो आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। तो उस आपको ये याद रहेगा कि हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएनसांग आए थे। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ह्यूएनसांग इसके टाइम पे आए थे, ये मेगास्थनीज इसके टाइम पे आए थे, इसके टाइम पे आए थे। अब ऐसे याद कर लो, ऐसे याद नहीं होता है। अगर मैंने आपको टाइम लाइन बताई है कि ये इस टाइम पे थे, इस टाइम पे थे, तो आपको भी याद होगा कि कौन कैसे कहाँ पे आया था और कहाँ से याद करना है उसे। जैसे कि फाइयान का ही देख लो, कि जो सॉरी ह्यूएनसांग का जो मैंने बताया अभी, कि ये आए थे 627 AD में। अब 627 AD का जब मैंने बोला और आपको टाइमलाइन क्लियर है, तो आपको पता होगा कि अशोक तो हुआ नहीं इस टाइम पे, विजयनगर एम्पायर बढ़ रहा था इस टाइम पे, हर्षवर्धन वाला। तो उन्होंने उसको एडमायर बहुत किया था। फिर फिर इसका जो बुक थी उसका नाम था सुयो की, वॉज रिटन बाय द चाइनीज प्रेमिगेज, जो मैंने आपको अभी बताया। 17 साल रहे थे यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की रिसर्च में। जितने भी चाइनीज़ थे और तिब्बतन लोग थे, वो बहुत गहरी रिसर्च करने आते थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेके, क्योंकि वो काफ़ी फैसिनेट थे बुद्धिज़्म को लेके। तो ये हम सब पढ़ेंगे कब, जब हम एक उस टॉपिक को कर रहे होंगे। जैसे जब हर्षवर्धन का एम्पायर हम करेंगे, तब हुइनस्टांग की जो भी राइटिंग्स थी, उन्होंने क्या लिखा अपनी बुक में, क्या और क्या उन्होंने कैसे ट्रैवल किया, वो सब के बारे में लिखेंगे। जो सिल्क रूट के बारे में या फिर जो भी चीज़ें थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे तब। अब मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री रोल प्ले करती है हिस्ट्री को बताने के लिए। अब मैं आपको जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि हम आने वाले सेशन में कंटिन्यू कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज। अब हम कल पढ़ेंगे स्टोन एज, कल या अगले सेशन जब भी हमारा कंडक्ट होगा, कि जो भी स्टोन एज का टाइम था, कि उसमें मीसोलिथिक हुआ, पैलियोलिथिक हुआ, न्यूलिथिक हुआ, तीनों का टाइम, तीनों में क्या क्या अलग था, वो सब स्टोन एज के टाइम पे पढ़ेंगे। ये हमारा एक या दो सेशन लेगा मुश्किल से। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं। मैंने जो 12 क्वेश्चन का आपको बताया था, 12 में से 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते ही आते हैं, भले MPPSC लो चाहे UPSC लो। दोनों मतलब दोनों सर्विसेज का ये फेवरेट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में एक क्वेश्चन
आएगा ही। अब मेंस का ये है कि एमपीपीएससी में पूछ लेगा कि ड्रेनेज सिस्टम एक्सप्लेन करो, मगर यूपीएससी में वो ड्रेनेज सिस्टम पूछेगा बिल्कुल ऐसे। अब एमपीपीएससी में तो ऐसे सीधे कान पकड़ा है, यूपीएससी में वो बिल्कुल घुमा के कि आज के टाइम को देखते हुए ऐसा करते हुए आप उस टाइम का कंपेयर कीजिए, आप बच्चा उसमें घूम जाता है। तो मैं यूपीएससी का मेंस तो नहीं, पर यूपीएससी का प्रीलिम्स तक का आपका पूरा इसमें 2 से 3 सेशन में बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। फिर सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी पढ़ेंगे अपन, मतलब उस पर डिबेट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे कि आर्यन इन्वेजन हुआ था कि नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं उसको लेके हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ये हमारा ये भी 2 से 3 सेशन में कवर हो जाएगा। फिर ये जो पूरी अब टाइमलाइन है कि जैसे महाजनपद, जो 16 महाजनपद उभरे थे, फिर उसमें से कौन सा महाजनपद सबसे बड़ा हुआ, फिर बुद्धिज़्म जैनिज़्म की जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हमने पढ़े उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न एज हुआ, पोस्ट मॉडर्न हुआ, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, फिर अर्ली मेडिवल, ये सब चीज़ें हम 22 से 23 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। फिर आखिरी के जो मतलब 2 सेशन रहेंगे, उसमें से एक में तो मैं आपको पूरा जो एंशिएंट इंडिया है वो मैप के थ्रू पूरा कवर कराऊंगा कि आपको मैपिंग से जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड तो आएगा ही। अगर आपका मैप क्लियर है तो आपका मैप के क्वेश्चन और जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी से आपको कवर हो जाएंगी। तो मैप के थ्रू पूरी एंशिएंट इंडिया रिवाइज कराऊंगा। और एक आपका रहेगा टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन, जितने भी पूरी हिस्ट्री है उसको, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी एक टर्मिनोलॉजी की मैंने टाइमलाइन बनाई है खुद ने। तो टर्मिनोलॉजी के टाइमलाइन से हम उसको पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। उससे आपकी टर्मिनोलॉजी का नाम लेते ही आपको पूरी जो भी उसके आसपास की हिस्ट्री है वो याद आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैक्सिमम 25 से 27 सेशन में आपकी मैं एंशेंट इतने अच्छे से कवर करा दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन हुआ, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का हुआ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस का हुआ, या फिर एंशिएंट का कोई सा क्वेश्चन हुआ, आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे। तो बस हम इस क्लास को भी यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।